नमस्कार, आप देख रहे हैं राज तिलक, आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। मैनपुरी की जनता का स्वागत है तालियों के साथ। आज एक बेहद खास बुलेटिन आप यहां से देखेंगे, क्योंकि ये तय कर पाना मुश्किल है कि मैनपुरी ने मुलायम सिंह यादव का मुकद्दर बदला या मुलायम सिंह यादव ने मैनपुरी का। कौन आज गर्दिश में है, ये सवाल भी सबके सामने है। लेकिन इन सब के बीच कहां जाएगी ये वही जनता जिसने हमेशा इसे मुलायम सिंह यादव का गढ़ बनाकर रखा है। उस विरासत को आगे ले जाने वाले अखिलेश यादव के साथ क्या यहां की जनता खड़ी रहेगी? इन्हीं तमाम सवालों को टटोलेंगे। कई खास मेहमान हमारे साथ इस चर्चा में शामिल हो रहे हैं। सबसे पहले तालियों के साथ उनका स्वागत कीजिए। गोपाल कुलश्रेष्ठ, कांग्रेस पार्टी के पूर्व जिलाध्यक्ष, गठबंधन के साथी, और राजू यादव जी, राजकुमार उर्फ राजू यादव जी, विधायक है सदर से समाजवादी पार्टी के। तालियों के साथ इनका स्वागत कीजिए। पिछले साल भी राज तिलक में यहीं पर थे सर आप, और बहुत लोगों ने शोर किया था, तो इस बार आप पहले से ही उनसे ये रिक्वेस्ट कर दीजिएगा कि शोर नहीं, सिर्फ सवाल जवाब, मुद्दा और बातों पर आगे हम इस प्रोग्राम को ले जाएं। हमारे साथ शुभम सिंह बसपा की तरफ से मंडल महासचिव है आगरा के, तालियों के साथ स्वागत कीजिए। और हमारे साथ हरनाथ सिंह जी, एमएलसी भाजपा के चुनाव प्रभारी यहाँ के। चर्चा की शुरुआत करेंगे, बहुत सारे सवाल जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले मेरी रिपोर्ट मैनपुरी की देखिए। आज तक की इलेक्शन एक्सप्रेस आज पहुंची है मुलायम सिंह यादव के गढ़ मैनपुरी में। इस लोकसभा में सबसे युवा सांसद तेज प्रताप सिंह यादव ने मैनपुरी से ही जीत दर्ज की थी। मैनपुरी में विकास कार्य जमीन पर भी दिखाई देते हैं। मैनपुरी में लोहिया पार्क, जी हां, मुलायम सिंह यादव के गढ़ में हम मौजूद हैं लोहिया पार्क में। और जिस लोहिया की विरासत को आगे ले जाने की बात थी, वो विरासत कहां पर आकर अटकी है, यही हम आपको आज मैनपुरी में दिखाएंगे। लेकिन ये एक ओपन एयर जिम यहां पर लोहिया पार्क में बनाया गया है। कुछ और भापने की कोशिश करते हैं। सरकारी अस्पताल भी है, वहां पर क्या हाल है, क्योंकि मैनपुरी में सबसे ज्यादा कैंसर के केसेस हुए हैं। एक कैंसर सेंटर खोला गया था, उसका रियलिटी चेक करेंगे सीधे पहुंचकर। चलिए। मैनपुरी जिले में 5 विधानसभा सीटें हैं। मैनपुरी, भोगांव, किशनी, सुरक्षित, करहल और जसवंत नगर। 2012 विधानसभा चुनाव में जिले की सभी 5 सीटें समाजवादी पार्टी ने ही जीती थी। 2007 में बीजेपी के अशोक सिंह चौहान ने मैनपुरी विधानसभा सीट जीती थी। जसवंत नगर में इस बार शिवपाल सिंह यादव की प्रतिष्ठा दांव पर लगी है। मैनपुरी में 600 करोड़ रुपए सालाना का लहसुन का व्यापार होता है। आलू और मूंगफली भी यहाँ खूब पैदा होती है। यहाँ के लोग कपूर का सेवन बहुत ज्यादा मात्रा में करते हैं। सबसे ज्यादा कैंसर के मरीज भी इसी इलाके के हैं। मैनपुरी में कैंसर का अस्पताल भी है, लेकिन देखिए यहाँ ताला जड़ा हुआ है। मुलायम सिंह यादव की विरासत संभालने वाले अखिलेश यादव जी, ये नजारा आपके लिए है। मैनपुरी का जिला अस्पताल है ये, गुलाबी बिल्डिंग, जहां पर आपातकालीन में लोग आते हैं। लेकिन इसी मैनपुरी में WHO की रिपोर्ट के मुताबिक ओरल कैंसर यानी मुंह का कैंसर सबसे ज्यादा होने की वजह से इसी जिला अस्पताल के साथ एक कैंसर सेंटर खोला गया था। लेकिन उसी कैंसर सेंटर का क्या हाल है, ये हम आपको दिखाते हैं। ये ताला लगा हुआ है। ये ताला दरअसल उस नाकामी, लापरवाही, गैर जिम्मेदारी का ताला है जो ऐसे नेता लगा देते हैं ऐसी जगहों पर, एक बार उनकी सियासत और राजनीति बन जाती है। जी हाँ, सियासत की जमीन खोजनी थी, मैनपुरी बड़ा अच्छा था, लेकिन जब इस तरह से देखरेख करनी पड़ती है तो नेताओं के पर निकल जाते हैं। मैनपुरी की अपनी समस्याएं हैं, अपने मुद्दे हैं। किसानों की समस्याएं हैं तो वहीं नोटबंदी, भ्रष्टाचार, समाजवादी पार्टी में अंतर्कलह के साथ साथ कानून व्यवस्था भी यहाँ मुख्य मुद्दा बन रही है। स्कूल जाने के लिए वही गड़बड़ है। तो कैसे जाती हो फिर स्कूल? जाते हैं दूसरे मोड़ जाते हैं, वो गंदी है बहुत। कितना चलना पड़ता है स्कूल जाने के लिए? बहुत चलना पड़ता है। विकास हुआ है मैनपुरी में? खूब हुआ है दीदी। क्या खूब हुआ है? अरे रोड बन रहे हैं, सारी सुविधाएं मिल रही हैं, और क्या चाहिए हमें? जो चाहिए वो मिल रहा है। आज राज तिलक में मैनपुरी की जनता के बीच जनप्रतिनिधियों से मैनपुरी के मुद्दों पर बात होगी। मैनपुरी के सवाल होंगे, जनता नेताओं के वादों और दावों को कसौटी पर परखेगी। मैनपुरी से अंजना ओम कश्यप के साथ आज तक ब्यूरो। तो अब आइए सवालों की। मैनपुरी की जनता मैनपुरी क्या सोचती है, क्या सवाल वो पूछना चाहती है, ये आपको दिखा दे। फिर यूपी और उत्तराखंड में आज चुनाव प्रचार दूसरे दौर के मतदान के लिए खत्म हो गया है, लेकिन उससे पहले कौन सवाल पूछना चाहता है? हाथ उठाइए, पूछिए आप सवाल। आइए, आप आइए सर, जल्दी आइए, जल्दी आइए।
मैनपुरी सियासत के पुरोधाओं से एक प्रश्न कि कविता तुमसे पूछती, कविता तुमसे पूछती, प्रश्न भरे दरबार, जातिवाद के कंस का कब होगा संहार। मुझे लगता है इस एक कविता के जरिए, हालांकि पीछे से कौन चिल्ला रहा था कविता नहीं सुननी, ताली आपने भी बजाई होगी। कहते हैं जो कोई नहीं बोल पाता वो कवि बोल देता है। 2 लाइनों में जैसे समेट दिया उत्तर प्रदेश की राजनीति को। लेकिन यह सवाल जनता के सामने भी है कि अगर जाति के नाम पर वोट मांगने वाला नेता सामने खड़ा होता है तो वो खुद क्यों उसमें बहता है, क्यों बार बार उस नेता को यकीन होता है कि जाति के आधार पर वो वोट मांगेगा और उसे मिलेगा। क्यों नहीं वो जनता कहती है देखो ये सड़क, देखो ये बिजली, देखो ये पानी, देखो ये शिक्षा, देखो ये बेरोजगारी जो सामने खड़ी है, और फिर जवाब दो। अब आइए आपको दिखाते हैं उत्तर प्रदेश उत्तराखंड चुनाव प्रचार आज दूसरे दौर के मतदान के लिए खत्म हुआ है। ये रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के दूसरे चरण के मतदान के लिए प्रचार थम गया। 15 फरवरी को दूसरे चरण में 11 जिलों में मतदाता प्रत्याशियों के भाग्य का फैसला करेंगे। कई दिग्गज नेताओं की किस्मत का फैसला भी इसी दौर में होगा। इनमें अखिलेश सरकार में मंत्री आजम खान एक बार फिर रामपुर से मैदान में हैं, तो कांग्रेस नेता जितिन प्रसाद तिलहर से चुनाव लड़ रहे हैं। बरेली से 5 बार बीजेपी के विधायक रह चुके राजेश अग्रवाल फिर किस्मत आजमा रहे हैं। अमरोहा से महबूब अली हैं, तो पीलीभीत से कैबिनेट मंत्री रियाज अहमद की प्रतिष्ठा भी दांव पर है। जिन 11 जिलों में दूसरे चरण का मतदान होगा वो हैं सहारनपुर, बिजनौर, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, बरेली, अमरोहा, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, शाहजहांपुर और बदायूं। दूसरे चरण में 67 सीटों पर 721 प्रत्याशी अपनी किस्मत आजमा रहे हैं। बीजेपी और बीएसपी ने सभी 67 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं। समाजवादी पार्टी के 51 प्रत्याशी मैदान में हैं, तो कांग्रेस को इन इलाकों में 16 सीटें मिली हैं। इन प्रत्याशियों में से 107 ऐसे हैं जिन पर आपराधिक मामले चल रहे हैं। 2012 में इन 67 सीटों में से समाजवादी पार्टी को 34, बीएसपी को 18, बीजेपी को 10 और कांग्रेस को 3 सीटें मिली थी। उत्तराखंड में भी 15 फरवरी को ही वोट पड़ेंगे। उत्तराखंड में भी चुनाव प्रचार शाम को थम गया। राज्य के मुख्यमंत्री हरीश रावत किच्छा सीट से मैदान में हैं, तो बीजेपी के हरक सिंह रावत कोटद्वार से किस्मत आजमा रहे हैं। सतपाल महाराज भी इस बार बीजेपी की तरफ से चुनावी मैदान में हैं। कर्णप्रयाग विधानसभा सीट पर बीएसपी प्रत्याशी के निधन के चलते वहां चुनाव टाल दिया गया है। उत्तराखंड में 637 प्रत्याशी चुनावी मैदान में हैं। बीजेपी, बीएसपी और कांग्रेस ने सभी 69 सीटों पर प्रत्याशी उतारे हैं, जबकि समाजवादी पार्टी के 21 और यूकेडी के 55 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। इन प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला 75,12,559 मतदाता करेंगे। उत्तराखंड में कांग्रेस के सामने जहां सत्ता बचाने की चुनौती है, वहीं बीजेपी इस बार सत्ता में वापसी के लिए बेकरार है। आज तक ब्यूरो। तो राजू यादव जी, मेरा सवाल आपसे यही है जो उन्होंने पूछा है, जाति के आधार पर सूट करता है ना आपको, क्योंकि फिर सड़क, बिजली, पानी का ध्यान नहीं देना पड़ता, जाति तो हमेशा है। अंत में जाइए, याद दिलाइए, वोट लीजिए। माइक सर, माइक माइक माइक। जहां समाजवाद शब्द आ गया, हाँ। वहां जातवाद हो ही नहीं सकती। लोहिया जी ने जो सिद्धांत दिए, समाजवादी पार्टी उनका अनुसरण कर सर, रही है। उसका कुछ बचा है समाजवादी पार्टी में? क्यों नहीं, क्या नहीं बचा? लोहिया जी की जो आपने बात की, उनके विचारधारा वो बची है क्या? क्यों बचे, क्यों नहीं है? लोहिया जी ने कहा था समाजवादी कि पार्टी पुत्र, सुपुत्र, भतीजा, भाई, ये सब सिखाया था क्या लोहिया नहीं, जी? आप गलत कह रही हैं। हाँ। नरेश उत्तम को अध्यक्ष बनाया है समाजवादी पार्टी में। पहला एग्जाम्पल लोहिया जी ने सिखाया था, ये उनकी विचारधारा थी। आपने जातवाद की बात की ना, हाँ, मतलब वो अलग है। मुख्यमंत्री का पहला ही स्टेप, हाँ, कि यादव अध्यक्ष ने बना के नरेश उत्तम को बनाया अति पिछड़े वर्ग से। बस मेरे सवाल से कट लिए।
मेरे सवाल का जवाब दीजिए ना सर। क्या क्या विरासत वाली बात, पुत्र सुपुत्र भतीजा चाचा भाई सब। विरासत आप तब कह सकती थी हाँ। जब नेताजी स्वयं उनको गद्दी सौंपते। ये तो कार्यकर्ताओं की मांग पर, चुने हुए जनप्रतिनिधियों के सिलेक्शन पर और विधायकों के 205 विधायकों के भारी समर्थन पर जो डेलीगेट्स ने अधिवेशन बुलाया था, उस अधिवेशन में चयन हुआ है। विरासत ट्रांसफर नहीं हुई है। कार्यकर्ताओं की जिद पर, कार्यकर्ताओं के कहने पर। सही बात यह है कि जो जातिवाद का बीज बोया वो कांग्रेस ने बोया था और समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने जो उसको बड़ा किया है। और जहाँ तक आम नागरिक की जिंदगी से किसी से भी पूछे, लोहिया जी का जो बात कही, लोहिया जी के साथ सबसे बड़ा किसी ने विश्वासघात किया है तो माननीय मुलायम सिंह यादव और उनकी पार्टी ने किया है। जल्दी से एक लाइन का। सही बात में तो जातवाद की जो सबसे जहर गोला है वो बहन मायावती ने और भाजपा ने। देश धर्म और जात के नाम पर कभी मुस्लिम और हिंदुओं को लड़ाकर मंदिर के नाम पर देश को बांटने का काम भाजपा ने किया। जल्दी से। बहुजन समाज पार्टी पूरी तरह से इस चुनाव से लेके जिस दिन से राजनीति में आई है 1984 से, तब से सिर्फ और सिर्फ कानून व्यवस्था के नाम पे वोट में जा रहे हैं। अपनी शर्ट सफेद बता रहे हैं, दूसरी की काली, जनता जानती है। योगी आदित्यनाथ भारतीय जनता पार्टी के नेता, फायर ब्रांड नेता, क्या कह रहे हैं इन चुनावों पर, सुनिए। बीजेपी के तेज तर्रार और कट्टर हिंदुत्व की छवि रखने वाले नेता योगी आदित्यनाथ अपनी रैलियों में लव जिहाद और विकास मुद्दों को जोर शोर से उठा रहे हैं। इस वक्त योगी आदित्यनाथ जी हमारे साथ मौजूद हैं। कश्मीर से तुलना आप कर रहे हैं कि पश्चिम उत्तर प्रदेश को कि कश्मीर बन रहा है, तो ये तमाम चीजें चुनाव के मौके पे क्यों याद आती हैं आपको? कोई मुजफ्फर दंगों की याद कर रहा है, मुजफ्फर दंगों को लेकर के? क्या दंगे एक सच्चाई नहीं? 5 वर्ष में 500 से अधिक छोटे बड़े दंगे उत्तर प्रदेश के अंदर हुए, क्या ये सच्चाई नहीं है? और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की स्थिति भी उसी प्रकार से हो चुकी है। मुजफ्फरनगर का दंगा हुआ, जिन लोगों ने दंगा किया, जिन लोगों ने हिंदुओं के जुलूस पर पथराव किया था, उसके बाद फायरिंग की थी, वे लोग खुलेआम घूम रहे हैं। और जो लोग मारे गए, जिन लोगों ने प्रशासन से न्याय की गुहार की, उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उन लोग जेल में आज भी सड़ रहे हैं। उन पे झूठे मुकदमे बनाए गए, रेप के मुकदमे बनाए गए, कितने विभत्स मामलों में उनको फंसाया गया है। बेसाड़ा आपके सामने है, बरेली आपके सामने है। हर जगह के दंगाइयों को उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अपने स्टेट प्लेन से बुलवा करके लखनऊ में सम्मानित करता था। ये शर्मनाक स्थिति उत्तर प्रदेश की जनता ने देखा है। और उत्तर प्रदेश के अंदर क्या ये सच नहीं कि 2 दर्जन से ज़्यादा गांव ऐसे हैं, 1 दर्जन से अधिक कस्बे ऐसे हैं जहां पर सामूहिक पलायन हुआ है, व्यापारियों का, दलितों का, आम नागरिकों का। आप इसको किस रूप में जोड़ के देख सकते हैं? आज जब प्रशासन इसको स्वीकार करने को तैयार नहीं हो रही, अब तो कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लेने के लिए कहा है, तो फिर ये सब चीजें इस बात को बताती हैं कि हम सच्चाई को जानबूझ करके छुपाने का प्रयास कर रहे हैं, धूल झोंकने का कार्य। लेकिन कैराना की जो घटना हुई, आपके सांसद वहाँ तब ये कह रहे थे कि पलायन हो रहा है हिंदुओं का, लेकिन अब वो पलट गए, वो कह रहे हैं कि अपराधियों के कारण पलायन हो रहा है। लेकिन सच्चाई क्या है? देखिए, पलायन है, जिस भी रूप में हो रहा है, सरकार को संज्ञान लेना चाहिए था और ऐसे तत्वों के साथ कड़ाई बरतनी चाहिए थी, चाहे वो कोई भी हो। ये संगठित अपराध ही बाद में आतंकवाद, नक्सलवाद और उग्रवाद की नींव बनती है। एक गांधी आपके पास भी, वरुण गांधी, क्या वजह, क्यों साइडलाइन कर दिया गया? उसको कहीं क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा? नाराजगी क्या है पार्टी को उनसे? नहीं, मुझे जहाँ तक वो है कि तीसरे चरण के उसमें स्टार प्रचारकों की सूची में वरुण गांधी जी का भी नाम है और वह मुझे लगता है कि पार्टी के लिए उनको कैंपेन में भाग लेना चाहिए। योगी जी, बीच में खबरें थी कि आप भी कुछ नाराज चल रहे थे टिकटों के बंटवारे को लेके, कि आपकी पूछ नहीं की गई, आपके हिसाब से टिकटें नहीं दी गई जो आपका इलाका है, जहां आपका प्रभाव है। देखिए, मैं तो जो केंद्रीय, जो यहाँ पर हमारी जो भारतीय जनता पार्टी की टिकट डिसाइड करने की सेंट्रल बॉडी थी, मैं स्वयं उसमें था। हाँ, मैं कुछ बैठकों में स्वयं उपस्थित नहीं हो पाया था क्योंकि गोरखपुर में मैं अपने कुछ स्थानीय कार्यक्रमों में व्यस्त था और हमारे यहाँ एक आयोजन चल रहा था, काफ़ी हर वर्ष का एक परंपरागत कार्यक्रम चलता है। मैं उसमें बहुत सारी बैठकों में मैं स्वयं भाग नहीं ले पाया था। लेकिन
पार्टी ने जिस दिन से मेरे कार्यक्रम लगाए थे, मैं पार्टी के कैंपेन में भाग ले रहा हूँ। मंत्री पद का आपको बनाया जाता का पद कहाँ से आ गया बीच में? नहीं बनना चाहता मैं हम कैंपेन में लगे हैं। भारतीय जनता पार्टी की सरकार आएगी, भारतीय जनता पार्टी स्वयं डिसाइड कर लेगी। भारतीय जनता पार्टी का ही कोई कार्यकर्ता मुख्यमंत्री भी हो। योगी जी, उमा भारती जी ने जो कहा है बलात्कारियों के बारे में कि उनको उल्टा टांग करके उनकी चमड़ी उधेड़नी चाहिए, उसमें नमक और मिर्ची डाल देनी चाहिए, आप सहमत हैं इस बात से? देखिए, अपराध पर अंकुश लगाने के लिए कानून को सख्त तो बनना पड़ेगा, और जब आप बात कर रहे हैं छेड़खानी की घटना को सख्ती के साथ रोकने के लिए, तो जितनी सख्ती हो सकती है, आखिर अपराधियों के अंदर कानून का एक भय तो होना ही चाहिए, और पूरी सख्ती के साथ ऐसे तत्वों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। उमा भारती स्टाइल में जो भी हो, मुझे लगता है कानून के दायरे में रहकर जो भी सख्ती हो सकती है वो किया जाना चाहिए। लोकसभा का रास्ता, आम चुनाव का रास्ता उत्तर प्रदेश से होकर के जाता है, जो उत्तर प्रदेश में जीतता है उसके अकॉर्डिंगली चीजें तय होती हैं। हम लोग पिछली बार उत्तर प्रदेश में हमारी सरकार नहीं थी, तब भी हम 73 सीटें जीते थे। आप मान के चलिए 2017 में भी भारतीय जनता पार्टी की प्रदेश में सरकार बनेगी। 2019 में हम लोग उत्तर प्रदेश की 80 में से 80 सीटें लेकर के आएंगे। तो योगी आदित्यनाथ को आपने सुन लिया। इसी के साथ हम राज तिलक में रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। तालियों के साथ मैनपुरी आवाज तो पता चले। मैनपुरी की जनता इंतजार कर रही है कब वो दागेगी अपने सवाल। एक छोटे से ब्रेक के बाद उन कठिन सवालों का सामना करेंगे ये नेता। राज तिलक जारी है, आप देखते रहिए आज तक। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी का गढ़, मुलायम सिंह यादव का गढ़ मैनपुरी में हम मौजूद हैं और जनता सवालों के साथ तैयार है। लेकिन उससे पहले जल्दी जल्दी एक सवाल मैं दाग देती हूँ। राजू यादव जी, मुलायम सिंह यादव जी ने इस बार रैली नहीं की, क्यों? मैनपुरी में क्या? मैनपुरी में मैं सवाल सुन नहीं पाया। मुलायम सिंह यादव जी रैली करने यहाँ क्यों नहीं आए? हमने सुना आप डर रहे थे, पता नहीं कुछ उल्टा सीधा बोल दिया तो नुकसान ही ना हो जाए। ऐसा है, 13 तारीख को नेताजी का कार्यक्रम आया था और 15 को, हाँ नेताजी का, और 15 तारीख को मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम आ गया, तो एक साथ दो सभाएं नहीं हो सकती थी, इसलिए मुख्यमंत्री जी का कार्यक्रम लगा। इसी बहानेबाजी आपको करनी पड़ रही है। अरे मीडिया बहानेबाजी कहती है, कहती रहे। ये बहानेबाजी नहीं है सर, बिल्कुल बहानेबाजी नहीं है। मतलब मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव का डेट क्लैश कर रहा था, इसलिए एक भाषण नहीं कर रहे। हमारी पार्टी का नया, कौन मानेगा सर? पार्टी का नया नारा है कि जिसका जलवा कायम है उसका बाप मुलायम है। मुख्यमंत्री कौन है? मुख्यमंत्री कौन होगा? दाएं देखिए, बाएं देखिए, ऊपर देखिए, नीचे देखिए, दाएं देखिए, इधर। हाँ, जवाब सर, माइक उठा के जल्दी जल्दी, इतना टाइम। ऐसा है, भारतीय जनता पार्टी में दर्जनों ऐसे लोग हैं जो मुख्यमंत्री की योग्यता रखते हैं। जहां तक बसपा और सपा का सवाल है, उनके पास केवल एक व्यक्ति है जिसका नाम उन्होंने मायावती जी को बोल दिया, उन्होंने अखिलेश यादव। हमारे यहाँ तो एक बहुत लंबी लड़ी है जो मुख्यमंत्री की योग्यता रखते हैं। आपस में उलझेगी कुछ दिन में। दूसरी बात, नहीं आप अंजना जी सुन लीजिए, संवैधानिक व्यवस्था है कि विधानमंडल दल के जो विधायक होते हैं वो जब चुन के जाएंगे तो उन्हें विधायक दल का नेता चुनना है। सर, ये व्यवस्था तो प्रधानमंत्री के वक्त पे भी थी, ये व्यवस्था हर वक्त रहती है। नहीं, फिर भी एक चेहरे के साथ जाते हैं ताकि भरोसा हो। प्रधानमंत्री इसलिए इसमें उलझिएगा तो बड़ा फंसिएगा। भंवर है सर बहुत बड़ा। कहते हैं मायावती जी की नोटबंदी ने कमर तोड़ दी, ये कहना है तमाम पार्टियों का, इसलिए वैसा प्रचार नहीं दिख पा रहा जैसा हर बार दिखता तोड़ी है नोटबंदी ने भारतीय जनता पार्टी की। जिस फैसले का विरोध 23 जनवरी 2014 को मीनाक्षी लेखी जी ने मंच लगा के किया था, वही फैसला आज सही कैसे हो गया? जो फैसले कांग्रेस की सरकार में गलत थे वो आज सही कैसे साबित हो गए? और नोटबंदी से कितना कालाधन निकल के आया है, ये हमें भारतीय जनता पार्टी और उनके लोगों से पूछना है। कांग्रेस खत्म हो गई यूपी में, समर्पण कर दिया आपने अखिलेश यादव के सामने। समर्पण नहीं किया, गठबंधन किया है उत्तर प्रदेश की जनता के हित के लिए। हाँ, अखिलेश मुख्यमंत्री होने गठबंधन किया। एक सेकंड, कभी सोचा था? एक सेकंड सवाल मैं आपके लेती हूँ। एक बार जरा दोनों को आसपास देखिए। आपने लोहिया जी की बात की थी सर। लोहिया जी तो गैर कांग्रेसवाद के खिलाफ ही पूरी अपनी लड़ाई संघर्ष करते रहे। कभी कल्पना की थी कि ऐसे एक साथ खड़े होंगे और ये कहेंगे कि हमें तो अखिलेश मुख्यमंत्री चाहिए? मतलब आपने तो हथियार ही डाल दिया। सांप्रदायिक शक्तियों से लड़ने के लिए हाँ। ये अति आवश्यक कदम था। देश को सांप्रदायिकता की आग में झोंकना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। आपने जातपात पूछा था,
जातवाद के चक्कर में मुख्यमंत्री का प्रत्याशी घोषित नहीं कर पाएंगे। लोहिया जी को अपनी सहूलियत से आप नहीं बदलेंगे। उस व्यक्ति की जो सोच थी वो तो थी गैर कांग्रेसवाद के खिलाफ वो लड़ रहे थे, गैर कांग्रेसवाद के लिए। तो आज प्रदेश को सांप्रदायिक ताकतों से बचाना है। उनको बोलने दीजिए ना, आप क्यों? लोहिया जी के सिद्धांतों पर हाँ, हम आज भी कायम हैं। हमारा गैर कांग्रेसवाद पर जवाब दीजिए। हमारा घोषणा पत्र, मुझे गैर कांग्रेसवाद पर जवाब दीजिए। गठबंधन है, आपने समझौता किया, गठबंधन के अपने समझौते हैं। आपने समझौता किया उनके हमने उसूलों अपनी के नीतियों साथ। से कोई समझौता नहीं किया है। आपने नहीं किया अपनी नीतियों से कोई। मेरा वो घोषणा कांग्रेस से पत्र समझौता स्पष्ट, करते थे। घोषणा पत्र स्पष्ट है हमारा। चलिए अब लोगों के सवाल लेते हैं, क्योंकि इसका जवाब आइए आप पूछे। मेरा सवाल मोदी जी से है। जो मैम नोटबंदी हुई है, इससे नोटबंदी से देशवासियों को क्या मैम इसमें आतंकवाद बढ़ा है, फेक करेंसी की मात्रा बढ़ी है? कितने लोगों को लगता है कि नोटबंदी से फायदा हुआ है देश में? इतने लोगों को। और कितने लोगों को लगता है कि नुकसान हुआ है? जवाब दीजिए, जवाब दीजिए, जल्दी बोलिए सर, जल्दी बोलिए, सवाल लेने हैं। देखिए, हिंदुस्तान के इतिहास में पहली बार माननीय मोदी जी ने ये साहस दिखाया। सर आज मैं मंडी में गई थी, ये सब तो महिमा मंडन हमने बहुत सुना है, ध्यान से सुनिए। मंडी में गई थी मैं, लहसुन का सबसे ज्यादा, आलू का उत्पादन होता है, धान का, गेहूं का। उन मंडियों में किसान कह रहे थे बड़ी दिक्कत हुई। ऐसा है जब मंडी में लोग बता रहे थे कि किसान चेक लेने को तैयार नहीं था। धीरे धीरे अकाउंट उसका खुला, अब जाके थोड़ी परिस्थिति बेहतर हुई है, पूरी तरह से ठीक नहीं हुई है। उन महीनों की भरपाई कैसे होगी, जरा मुद्दों पे बात कीजिए आप। जब शरीर के अंदर कोई गहरा बड़ा रोग हो जाता है तो उसका ऑपरेशन करना पड़ता है, और थोड़ी बहुत असुविधा हुई है, लेकिन अंततोगत्वा आम नागरिक की जो जिंदगी है उसको सभी को लाभ मिलेगा। तो मेरा एक सवाल, क्या बीमारी ठीक हो गई? हाँ या ना में जवाब दीजिए। हाँ, बीमारी ठीक हो गई, हुई है और होगी। ठीक हो गई? हाँ, होगी। ईमानदारी से बताइए सर। अगला सवाल। पहले तो मैं किसी पार्टी से कार्यकर्ता नहीं हूँ। बहुत अच्छी बात है, सवाल पूछिए। एक वोटर हूँ और मेरी राय ही है। सवाल पूछिए सर, राय नहीं। सवाल मैं कर रहा हूँ। मोदी जी कहते माता बहनों। अब सवाल पूछिए सर, सवाल ही पूछ रहा हूँ मैं, सवाल ही पूछ रहा हूँ। मेरे गांव में एक महिला की हत्या हो गई बैंक में जाते जाते। एक बात बताओ, कभी ऐसे आम नागरिक हो तो कभी मुलायम सिंह यादव की नकल की है? तो करके दिखाओ। नहीं, मुलायम सिंह यादव की करो, मोदी जी की। राहुल गांधी की है कभी? चलिए ठीक है, पता चल गया आप किस पार्टी के कार्यकर्ता हैं, ये पता चल गया। मुझे लगता है ईमानदारी से सवाल जवाब होना चाहिए। आप पूछिए सर। देखिए, मैं माइक पकड़ रही हूँ, बट देखिए, मोदी जी ने जो भी कुछ किया वो व्यापारियों के लिए, किसान के लिए बर्बाद कर दिया। सवाल पूछिए, बताइए। सवाल पूछिए, राय मत दीजिए। आप लोग सवाल पूछिए ना, नेता खड़े हैं, आप मौका खो रहे हैं। आपने नोटबंदी पर अपनी राय जाहिर की, सवाल पूछिए। आदरणीय सभी नेताओं से केवल एक सवाल है, चारों लोगों से, और इस देश में राजनीति कर रही सारी पार्टी मुखियाओं से, कि हम पब्लिक को, आम मतदाता को एक बात पे गुमराह किया जाता है कि हम आएंगे तो इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे, हम आएंगे तो इनने मूर्ति क्यों लगवा ली, हम आएंगे तो इनने एक्सप्रेस वे क्यों बनवा लिया, हम आएंगे तो इनने नोटबंदी क्यों कर दी। बाद में क्या सब एक हैं? इसका जवाब देने। कार्रवाई क्यों नहीं होती? गलत काम का कोई रिजल्ट क्यों नहीं आता? न्याय क्यों नहीं होता? जवाब दीजिए राजू यादव जी। मूर्तियों पर, भ्रष्टाचार पर बड़े बड़े भाषण, अगर भ्रष्टाचार हुआ था तो आप कोई केस क्यों नहीं कर पाए उनके खिलाफ? देखिए, दिखाइए। राजनीति में पार्टी का जो घोषणा पत्र होता है वो सबसे पवित्र ग्रंथ होता है। जो दल अपने घोषणा पत्र पर काम नहीं करते उनका हाल बहुत बुरा होता है। अगर मुख्यमंत्री एक्सप्रेस वे की बात आई, एक्सप्रेस वे की बात आई, मुख्यमंत्री ने घोषणा की थी, सही समय में एक्सप्रेस वे बनाकर जनता को सौंप दिया। अब भाजपा को लगता है कि उसमें घोटाला हुआ है, तो भाजपा की सोच है, इनके पास पता नहीं कौन सा चश्मा है, इतना बड़ा एक्सप्रेस वे दिया, देश का सबसे बड़ा एक्सप्रेस वे, उसमें बता रहे घोटाला हुआ है। कुछ और पूछा था, आप कहाँ चले गए? मुझे तो कई बार लगता है नेता समझते ही नहीं। सवाल इधर है। मैं समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी से पूछना चाहता हूं, समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में शिक्षा का बाजारीकरण 3-3 हजार रुपए में नकल कराना क्यों शुरू कर दिया? अब आइए मुद्दे की बात। मैं सवालकर्ता को बताना चाहता हूं कि इस मैनपुरी में इंजीनियरिंग कॉलेज और सैनिक स्कूल और केंद्रीय विद्यालय भी समाजवादी पार्टी ने बनवाए हैं। आपकी पार्टी ने
आपकी पार्टी ने कोई एक काम किया हो मैनपुरी में, जरा उसे बता दें। एक सेकंड। अच्छा, अच्छी बात है, मैनपुरी में है, मुझे पता है उनके लिए तालियां सबसे ज्यादा बजेगी, लेकिन आप सवाल से फिर भाग गए सर। अब 2 बार 3 बार तो नहीं भागने दूंगी ना। बताइए, चीटिंग क्यों इतनी होती है आपके स्कूल्स और कॉलेजेस में? उसकी तस्वीरें पूरे देश में फैलती हैं, सोशल मीडिया पर वायरल होती हैं। बड़ा गंभीर सवाल है। मुख्यमंत्री जी ने हाँ बहुत बेहतर प्रशासन दिया है, फिर भी ये हो रहा और है नकल पर पूरी लगाम लगाई है। फिर क्यों हो रहा है? ये फोटोज कहाँ से लीक हो रही है? ये राजनीतिक बयान है। अरे राजनीतिक नहीं है, हमने दिखाया सर, आज तक पे हमने स्टोरीज दिखाई है, कैसे पर्चा, कैसे कॉपी करते हैं, लीक करते हैं, ये सब क्यों होता है? ऐसा है मैडम, मैनपुरी में तमाम लोग IAS और PCS भी हुए हैं। अगर नकल कराई जाती तो IAS और PCS लोग नहीं बन जाते। चलिए ठीक है, ये उनका जवाब है। जल्दी से मैं आप लोगों से प्रतिक्रिया लेना चाहती हूँ। देखिए, जब समाजवादी पार्टी की सरकार आती है, शिक्षा जो समग्र विकास की आधारशिला है पूरी तरीके से चौपट हो जाती है। पूरे जिले के नहीं, पूरे प्रदेश के अंदर बेसिक शिक्षा पूरी तरीके से चौपट है, बीमार है, स्वास्थ्य सेवाएं बीमार हैं, सरकारी अस्पतालों में डॉक्टर नहीं है, दवाइयां नहीं है, कानून सवाल मैं भी पूछना चाह रही थी। ठीक है, जल्दी से। शिक्षा का तो आलम ये है, शिक्षा का तो आलम ये है कि जैसा आपने कहा कि नकल, बिल्कुल आपने सत्य वचन कहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। शिक्षा का बाजारीकरण इस रूप से है कि गली गली में कॉलेजेस खुले हुए हैं, यूनिवर्सिटी के नाम पे प्राइवेट यूनिवर्सिटी खोली जा रही हैं। सरकारी यूनिवर्सिटी बहन जी ने 6 बना के दी थी, अरबी फारसी यूनिवर्सिटी, शकुंतला प्राइवेट कितनी बनाई थी? प्राइवेट यूनिवर्सिटी खुलती है, बाजारीकरण होता है, इसके अलावा कुछ नहीं होता है। टिकट देती है, जो भी पार्टी छोड़ के जाता है बस यही एक आरोप है, इसके अलावा कोई आरोप नहीं होता है। पार्टी में जब तक वो रहता है तब तक सब ठीक होता है, जब पार्टी से जाने के बाद सब पैसा लिया जाता है। आप तो सर बीच बीच में बस वाह अखिलेश वाह कह दीजिए, काम हो जाएगा। कांग्रेस पार्टी को तो यही करना चाहिए। जल्दी से फेसबुक के 2 सवाल है, हम लेंगे, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद इस सवाल के साथ ब्रेक पर जा रहे हैं। जल्दी। सवाल बीजेपी से है कि जब ये कहते हैं कि हम जातिवाद को खत्म करेंगे, तो इन्होंने 403 सीटों में से एक भी सीट क्यों मुसलमान को नहीं दी? या जातिवाद को खत्म, इनकी धर्म की देखिए, भारतीय जनता पार्टी और जाति बिरादरी और संप्रदाय के आधार पर टिकट नहीं देती है, योग्यता के आधार पर देती है, उसका एक मानक है। और जीतने वाले अच्छे प्रत्याशी को भारतीय जनता पार्टी टिकट दिया। बहुत सारे सवाल है, आप लोगों के सवाल लेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम राष्ट्रीय तिलक में रुक रहे हैं, फौरन लौट रहे हैं तमाम सवालों के साथ। फेसबुक लाइव के सवाल भी आप देखते रहिए आज तक। क्यों वोट करें आपके लिए? इसका जवाब जनता दे सकती है आपको। मुख्यमंत्री जी ने मेट्रो को चला के दिखा दिया, आप सिर्फ 2 पिलर बता रही हैं। मेट्रो को चला के दिखाया। ठीक है, अगला। मेट्रो बहन जी का प्रोजेक्ट था, बहन जी के शासनकाल में पास हुआ प्रोजेक्ट। सफेद झूठ बोल रहे हैं। बहन जी को कानून व्यवस्था के मुद्दे पर, विकास के मुद्दे पर 70 साल के इतिहास में किसी भी पार्टी ने गरीबों को मकान देने का काम नहीं किया। बहन जी ने माननीय कांसीराम आवास योजना के अंतर्गत 4 लाख गरीबों को मकान दिए। शिक्षा के नाम पर 6 नई यूनिवर्सिटियां बनवाई, 8 लाख हेक्टेयर जमीन के पट्टे गरीबों को दिए गए। का सपना था हाथी लगाना, पत्थर लगवाना। जो हाथी लगाए हैं वो आज तक एक कदम ना आगे बढ़े हैं, ना एक कदम पीछे बढ़े। राजस्व, उसका राजस्व। आखिरी सवाल एक सवाल पूछवाएंगी। आप पूछिए। 2 पार्टियों का तो गठबंधन हो गया, इन 2 पार्टियों का गठबंधन क्या चुनाव के बाद होगा? हमें किसी के गठबंधन की जरूरत, गठबंधन कमजोर लोग करते हैं और बहुजन समाज पार्टी अपनी दम पर 250 प्लस सीटों के साथ आने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट बहुमत लेकर के आएगी और कम से कम 300 सीटें जीत रही है। जल्दी से, कितनी सीटें? पहले आप दोनों में से एक बोलेगा। क्या पूछा सवाल आपने? अरे वो कह रहे हैं कि आखिरकार कितनी सीटें जीत रहे हैं, सब अपने दावे ठोक रहे हैं। पूर्ण बहुमत में आ रहे हैं हम। इसी के साथ राष्ट्रीय तिलक में मैनपुरी से इतना ही, लेकिन कल हम होंगे इटावा में और इटावा की जनता दागेगी सवाल। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का राष्ट्रीय तिलक में शामिल होने के लिए। देश दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए आज तक।